गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। हाउ आर यू बेटा? ठीक हो? सुरक्षित हो? बेटा कल हमने सारी ग्रामर आपकी कंप्लीट कर ली थी। आपका वो भिन्ना श्रुति संभिन्नार्थक शब्द उससे संबंधित हमने कार्य प्रपत्र भी भेजा था आपको, तो आपने फील कर लिया होगा बेटा। अगर समझ नहीं आया तो बता देना, मैं दोबारा से इसको हल करवा दूँगी, ठीक है। वैसे तो सारा आपको मैंने वीडियो के माध्यम से बता ही दिया था। तो आज हम जो करेंगे बेटा वो हम जो यूनिट टेस्ट में सिलेबस था आपका धूल पाठ, उसको दोबारा से दोहराएंगे बेटे। और एक बात और ध्यान से सुन लीजिए, आपका जो पेपर होगा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप का होगा। तो ये मत समझना कि वेरी शॉर्ट ही प्रश्न आएंगे, इसमें लॉन्ग प्रश्न आएंगे 25 से 30, 50 से 60। आशय स्पष्ट करो, जीवन मूल्य भी आ सकते हैं, तो कोई भी प्रश्न आ सकता है बेटे। आपको PDF फॉर्म में भेजना होगा। तो क्वेश्चन पेपर आपका ऐसे ही बनेगा, सब्जेक्टिव टाइप भी और ऑब्जेक्टिव टाइप भी। तो इसलिए मैं सारे लेसन्स दोबारा से आपको रिवाइज करवा रही हूँ। आपको बहुवैकल्पिक तो करवा ही दिए थे, लेकिन आज हम बोध प्रश्न जो पाठ्य पुस्तक के जो अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर हैं वो करवाएंगे आपको, ठीक है। तो आइए धूल पाठ पे सबसे पहले धूल पाठ की अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और थोड़ा और अच्छे से आप समझ जाएंगे बेटा। और जिन्होंने अभी ये प्रश्न नहीं लिखे हैं तो भी PDF देखकर आप लिख सकते हो, और ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप कैसे भी कहीं से भी उतार सकते हो ये प्रश्न, किसी भी हेल्प बुक से या कहीं से भी। आपने अभिव्यक्ति देनी है बेटे, जो पूछा जाए वही देनी है। वर्ड टू वर्ड मैंने पहले भी कहा है, आपने वर्ड टू वर्ड तो बिल्कुल भी नहीं लिखना है, ठीक है। आपने सिर्फ मीनिंग लिखना है। और एक आपकी गलतियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, अशुद्धियाँ का ध्यान रखो। कल लेखन कार्य लिया था, जो अच्छे बच्चे थे, जिन्होंने इतना अच्छा मैटर भी लिखा हुआ था, लेकिन वो मार्क्स किस कारण कटवा कर गए? सिर्फ अशुद्धियों के कारण। बेटा ये हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रीय भाषा है, और इसमें भी आप अशुद्धियाँ करोगे तो आपको अंक कहाँ से मिलेंगे? आपको बेटा व्याकरण में वर्ण विच्छेद सबसे पहले करवाया था, वो इसीलिए करवाया गया था ताकि आपकी वर्तनी शुद्ध हो। ये वर्तनी किसे कहते हैं? मात्राओं की गलती, ये बहुत ज़्यादा करते हो आप। अनुस्वार अनुनासिक करवाया, वो भी आप कहीं का कहीं उड़ा देते हो, वो मीनिंग ही बदल देते हो। तो बेटा आप प्रैक्टिस करो, इनकी गलतियों को ना दोहराएं आप। अगर गलतियां की और सही लिखा है तो भी आपके मार्क्स कट जाएंगे, आपकी मेहनत पे सारा पानी फिर जाएगा। समझ आ गई मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तो इसलिए बेटा गलतियों को आप, जो भी आपको लगता है, जो भी टेस्ट दिए हैं उनको एक बार अपनी नोटबुक से मिलाकर जो भी गलतियाँ लगती हैं, या अपने बड़े भाई बहन को दिखाकर गलतियाँ निकलवाएं और उसको 3-3 बार लिखें, ठीक है। चलिए अब करते हैं हम धूल पाठ के प्रश्न। ये मौखिक प्रश्न होते हैं 1 या 2 पंक्तियों में। ये मैंने ये भी लिखवाए हुए हैं आपको, जैसे कि हीरे के प्रेमी उसे किस रूप में पसंद करते हैं? हीरे के प्रेमी उसे किस रूप में पसंद करते हैं बेटा? हीरे के प्रेमी हीरा बहुत कीमती होता है, इसलिए उसको साफ सुथरा, खरादा हुआ और आँखों में चकाचौंध पैदा करने वाले रूप में पसंद करते हैं। वो चाहते हैं कि हीरा ऐसा हो जो साफ सुथरा हो, खरादा जिसे तराशा जाए अच्छे से, और कसौटी पे कसा जाए, और चकाचौंध जो चमकता हुआ हो, ऐसा पसंद करते हैं, ठीक है। सेकंड प्रश्न है, लेखक ने संसार में किस प्रकार के सुख को दुर्लभ माना है? लेखक ने संसार में उस सुख को दुर्लभ माना है जो जवानी में अखाड़े की मिट्टी में सनने से मिलता है। यानी जो पहलवान कुश्ती लड़ते हुए उस मिट्टी में भर जाते हैं, उससे होने वाला जो सुख है वह संसार में कभी नहीं मिलता, यानी वह बहुत दुर्लभ है। तीसरा प्रश्न है, मिट्टी की आभा क्या है? उसकी पहचान किससे होती है? मिट्टी की आभा धूल है। आभा चमक को कहते हैं, तो मिट्टी की चमक धूल ही है, और उसकी पहचान धूल से ही होती है। जब धूल उड़ती है उसे पानी डालते हैं तो मिट्टी बन जाती है, गिल्ली मिट्टी बन जाती है, चमकती है। तो वो चमक कहाँ
कि चमक कहाँ से आती है? धूल से ही आती है। अब है 25 से 30 शब्दों में उत्तर। पहला प्रश्न है, धूल के बिना किसी शिशु की कल्पना क्यों नहीं की जा सकती? अब धूल के बिना किसी शिशु की कल्पना क्यों नहीं की जा सकती बेटा? क्योंकि शिशुओं को धूल में खेलना बहुत अच्छा लगता है। आपने देखा है कभी आपके घर में छोटे बच्चे होते हैं, वो नीचे ज़मीन पे नंगे पाँव घूमते हैं, चप्पल भी नहीं पहनते ना? क्यों? क्योंकि उनको ज़मीन अच्छी लगती है। और कई बच्चे तो ना नीचे ज़मीन पे अजीब से चाटते रहते हैं मिट्टी को। तो बेटा ये बच्चों को स्वाभाविकता है बच्चों की कि उनको मिट्टी में खेलना अच्छा लगता है, मिट्टी में भरना अच्छा लगता है। तो धूल से जो भरा हुआ जो शिशु होता है, बहुत छोटा बच्चा, छोटे बच्चे को शिशु कहते हैं, बहुत छोटा, ठीक है। तो जब वह मिट्टी में चलता है तो उसकी स्वाभाविक रूप से ही उसमें और निखार आ जाता है, इसलिए शिशुओं को धूल भरे हीरे कहा जाता है। इसलिए किसी भी शिशु की धूल के बिना कल्पना नहीं की जा सकती। अब है प्रश्न 2। प्रश्न 2 है, हमारी सभ्यता धूल से क्यों बचना चाहती है? अब आधुनिक युग का अभिजात वर्ग अमीर वर्ग होता है, धनाढ्य वर्ग होता है। आधुनिक युग जो आजकल अपने आप को बहुत ही अमीर सभ्य समझता है, तो ऐसे लोग जो हैं धूल से बचना चाहते हैं। उन्हें सिर्फ दिखावे की चमक दमक अच्छी लगती है। वो सोचते हैं कि अगर धूल में भरे तो हमारी यह चमक, जो दिखावे की चमक है, यह फीकी पड़ जाएगी। तो इस प्रकार से वो अपने बच्चों को भी धूल में खेलने से मना कर देते हैं। तो धूल से भरे हुए बच्चे को वो इसीलिए नहीं उठाते, कहीं उनके जो पहने हुए कपड़े हैं वो गंदे ना हो जाएं, वो मैले ना हो जाएं, इसलिए वो धूल से नफ़रत करते हैं, बाहरी चमक को पसंद करते हैं, दिखावे की चमक दमक को चाहते हैं। तीसरा है, अखाड़े की मिट्टी की क्या विशेषता होती है? अब अखाड़े की मिट्टी, अखाड़ा जहाँ के पहलवान कुश्ती लड़ते हैं उसे अखाड़े की मिट्टी कहा जाता है। तो अखाड़े की मिट्टी जो है साधारण मिट्टी नहीं होती है, अखाड़े की मिट्टी विशेष मिट्टी होती है बेटा। और इसमें जो जवान होते हैं, जो जवान पहलवान होते हैं, वे अखाड़े में दांव आजमाने के लिए आते हैं और शरीर पर अपना तेल मट्ठा और मेहनत से जो पसीना बहता है उससे भीगी हुई, सिंचाई कहते हैं, भीगी हुई मिट्टी होती है। ये मिट्टी कौन सी होती है? अखाड़े में दाव आजमाने वाले जवानों के शरीर पर लगे तेल मट्ठे और उनकी मेहनत से बहे हुए पसीने से सिंचाई हुई होती है। अब अखाड़े में मेहनत करने से जब वे पसीने से तरबतर हो जाते हैं, पसीने से भर जाते हैं, तो पसीने आने से और तेल मट्ठा हुआ लगा हुआ शरीर पर होता है, तो वह मिट्टी ऐसे फिसलती है मानो कि वह कुआं खोदकर बाहर निकल गया हो, ऐसे मिट्टी फिसलती रहती है। समझ आ गई बेटे? तो ऐसी अखाड़े की मिट्टी होती है। अब है ये श्रद्धा भक्ति, ये प्रश्न मैंने आपको कटवाया हुआ है बेटा, ये इसमें मैंने दिया भी नहीं है आपको। श्रद्धा भक्ति स्नेह की व्यंजना के लिए धूल सर्वोत्तम साधन किस प्रकार है? आगे 5वां क्वेश्चन कीजिए, ठीक है, क्योंकि 4th क्वेश्चन मैंने कटवाया हुआ है, ये आपके मतलब का नहीं है अभी। 5वां प्रश्न है, इस पाठ में लेखक ने नगरीय सभ्यता पर क्या व्यंग्य किया है? यानी नागरिक कटाक्ष क्या किया है नगर में रहने वाले लोगों के ऊपर लेखक ने? उन्होंने कहा है कि वे कल्पना कर ही नहीं सकते कि धूल के बिना कोई शिशु हो सकता है। क्यों? कौन नहीं कर सकते? जो गांव से जुड़े होते हैं, यानी जो लोग गांव से जुड़े होते हैं वे लोग ये कल्पना ही नहीं कर सकते कि धूल के बिना कोई शिशु हो सकता है, क्योंकि धूल से भरे हुए बच्चे को धूली भरे हीरे कहा जाता था। इसलिए आधुनिक जो सभ्यता है वे बच्चों को धूल में खेलने से मना करती हैं, और यदि वे धूल से बच्चे को उठा लेते हैं
तो उन्हें लगता है कि उनके कपड़े मैले हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वे धूली का महत्व ही नहीं जानते हैं। वो तो शुरू से नगरों में पले बड़े हैं और नगरों की धूल धक्कड़ ही देखी है। इसलिए नगरीय सभ्यता हीन धूल को हीन भावना से देखता है, यानी उनकी हीन भावना दर्शाई गई है। इसलिए यही इनके नगरीय सभ्यता पर कटाक्ष किया गया है। अब 50 से 60 शब्दों में उत्तर। पहले हमने 25 से 30 में किया, अब 50 से 60 शब्दों में। पहला प्रश्न है, लेखक बाल कृष्ण के मुंह पर छाई गोधूलि को श्रेष्ठ क्यों मानता है? अब लेखक का मानना है कि जैसे धूल के ऊपर छोटे छोटे धूल के कण शोभा पाते हैं। आपने देखा होगा कि रास्ते में बस वगैरह जब गाड़ियां जाती हैं और रास्ते में पौधे होते हैं और पौधों पे जब धूल उनके जाने से लिपटी होती है तो बहुत सुंदर दिखाई देते हैं दूर से। तो जैसे फूल के ऊपर महीन महीन धूल के कण शोभा पाते हैं, उसी तरह जो बाल कृष्ण है, बाल कृष्ण यहाँ किसको कहा है बेटा? जो छोटे छोटे बच्चे हैं। तो बाल कृष्ण के मुंह पर छाई हुई जो गोधूलि होती है वह उनके मुंह की शोभा को और भी ज़्यादा निखार देती है। कुछ तो वह वैसे ही मासूम लगते हैं, सुंदर लगते हैं, और कुछ जब धूल उनके मुंह पर पड़ती है तो वो और भी सुंदर नज़र आते हैं। तो उनके मुख की ऐसी कांति आधुनिक युग में प्रचलित प्रसाधन सामग्री के उपयोग द्वारा नहीं हो सकती। यानी जो नेचुरल है, जो प्राकृतिक कांति है, शोभा है, वह धूल से आती है। वह उनके जो कृत्रिम बनाए गए पाउडर क्रीम वगैरह है तो ये इतनी शोभा नहीं देते। कुछ क्षण के लिए क्षणिक होते हैं, वो कुछ समय के लिए उनको सुंदर वो दिखते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही वह उनकी जो शोभा, जो निखार है, जो फेस का जिसको तुम ग्लो कहते हैं, वो ख़त्म हो जाता है बेटे और कालीमा आ जाती है उन पर। ठीक है, समझ आ गया? तो इसलिए गोधूलि की सहजता ने बाल कृष्ण के मधुर स्वरूप को और भी ज़्यादा आकर्षक बना दिया है। इसलिए लेखक ने बाल कृष्ण के मुँह पर छाई गोधूलि को श्रेष्ठ कहा है। इसलिए क्योंकि जो वास्तविक कांति है, वास्तविक चमक है, कांति चमक को कहते हैं, शोभा को कहते हैं, तो ये मिट्टी से ही है, धूल से ही है, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री से नहीं है। लेखक ने धूल और मिट्टी में क्या अंतर बताया है? आपने बेटा देखा होगा जब आप धूप में बैठते हो, सर्दियों के दिन में बैठते हो धूप में, तो आपने कभी देखा है सूर्य की रोशनी में एक लाइट सी पड़ती है और उसमें बारीक 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 कण होते हैं, कण होते हैं ना, कण, वो धूल के कण होते हैं बारीक बारीक, जो चमकीले से होते हैं, चमक होती है उसमें और धूप पड़ती है उसमें फिर। तो बेटे धूल कण तो स्वाभाविक है। तो लेखक ने धूल और मिट्टी में अंतर कैसे बताया? लेखक ने धूल और मिट्टी में विशेष अंतर नहीं माना है। उसके अनुसार धूल और मिट्टी में सिर्फ उतना ही अंतर है जितना शब्द और रस में, देह और प्राण में, चाँद और चांदनी में। शब्द रस में कैसे? जैसे हम मुंह से बोलते हैं और उसका आनंद मिलता है हमें, ऐसे ही देह हमारा शरीर है, जो आत्मा है वो प्राण है, चाँद है तो चांदनी जो दिखती है वो चाँद के कारण है। तो ऐसा ही धूल और मिट्टी में संबंध है। ये दोनों अलग अलग होते हुए भी एक हैं। तो धूल और मिट्टी अलग नाम होकर भी एक हैं। तो मिट्टी की आभा का ही नाम धूल है, मिट्टी की आभा को धूल कहा गया है। मिट्टी के रंग रूप की पहचान धूल से ही होती है। समझ आ गया इसका? धूल और मिट्टी में क्या अंतर है? जैसा शब्द और रस में, देह और प्राण में, चांद और चांदनी में। ठीक है। अब है प्रश्न 3। प्रश्न 3 है, ग्रामीण परिवेश में प्रकृति धूल के कौन कौन से सुंदर चित्र उपस्थित करती है? अब ग्रामीण परिवेश में प्रकृति धूल के कौन कौन से सुंदर चित्र प्रस्तुत करती है, क्या क्या होते हैं? संध्या के समय जब गवाले गायें चराकर गांवों में लौटते हैं तो उनके और उनकी गायों के चलने से जो धूल उत्पन्न होती है
वो सारे वातावरण में भर जाती है। ये पॉइंट्स में लिखवाया हुआ है, आपको मैंने लिखवाया ना कि गायों के चलने से शाम को जब गोपालक किसे कहते हैं, गवालों को, कि जब गवाले गायें चरा कर लौटते हैं तो उनके और उनकी गायों के चलने से जो धूल उत्पन्न होती है वह वातावरण में ऐसे भर जाती है मानो संध्या के समय उसे गोधूली का नाम दे दिया जाता है। गांव की अमराइयों के पीछे अस्त होते हुए जो टीले होते हैं, टीले गांवों में ऊंचे ऊंचे मिट्टी के, तो उन टीलों के पीछे जब सूर्य अस्त होता है तो उनके सूर्य की किरणों में जब धूल मिक्स हो जाती है तो वे सुनहरी बन जाती हैं। क्यों? अस्त होता हुआ सूर्य सुनहरी होता है बेटा, बहुत ही सुनहरी वातावरण। आकाश देखा कभी? सुनहरी होता है जब अस्त होता है सूर्य। और कई बार हम जाते हैं तो ऐसे लगता है हमारे साथ साथ सूर्य चलता है, तो लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि पृथ्वी घूमती है ना, सूर्य थोड़ी घूमता है। तो जब सूर्य की किरणें धूल पर पड़ती हैं तो वे सुनहरी हो जाती हैं। सूर्यास्त के बाद जब गांव की कच्ची सड़कों से, डगर कहते हैं सड़कों को, कोई बैलगाड़ी निकलती है, सूर्यास्त यानी सूर्य छिपने के बाद जब रात हो जाती है, चांद की चांदनी आ जाती है, उस समय का वर्णन है कि जब गांव की कच्ची सड़कों से कोई बैलगाड़ी निकल जाती थी तो उनके पीछे उड़ने वाली जो धूल थी वह रुई के बादल के समान दिखाई देती थी। चांदनी रात में मेले जाने वाली बैलगाड़ियों के पीछे उड़ने वाली धूल भी चांदी जैसी लगती थी, यानी बैलगाड़ियाँ मेले में जाती थी। ऐसे ही बैलगाड़ियाँ शाम के समय जाती थी जब वातावरण सफ़ेद सा हो जाता है, आकाश में रुई के समान लगता है। तो ये सारे चित्र धूल के हैं बेटा, और धूल विभिन्न रूपों में मिलकर विभिन्न रूप धारण कर लेती है। तो इस प्रकार से सुंदर चित्र उपस्थित होते हैं। प्रश्न नेक्स्ट है कि ये सिर्फ गांवों में होता है। आजकल तो गांवों में भी पक्की सड़कें बन गई हैं, लेकिन पहले था ये कि कच्ची सड़कें होती थी और लोग भी बहुत सीधे होते थे। अब तो गांव के लोग भी बहुत थोड़े बहुत एक्टिव हो गए हैं। तो बेटा ये पहले का वर्णन है, लेकिन धूल की महत्ता आज भी कम नहीं हुई है। आज जिन्हें हम नगरीय सभ्यता, जिन्हें जो कहा जाता है कि वो धूल से नफरत करती हैं, आज भी कई बार अपने चेहरों को चमकाने के लिए मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग करते हैं। तो ये मिट्टी धूल ये एक ही तो बात है। आगे है हीरा वही घन चोट ना टूटे। अब इसका मतलब है कि लेखक का कहने का मतलब कि धूल में जो लिपटा हुआ किसान है, यानी असली हीरा कौन सा होता है जिसको जितनी मर्जी चोट मार ले और वो टूटता नहीं है। असली पहचान यही होती है ना। तो ऐसे मनुष्य की पहचान है, मनुष्य जो मेहनत करता है ना उसको हीरे के समान कहा गया है। जैसे कि किसान है, तो किसान को बेटा आज के अभिजात वर्ग जो है वह किसान से नफरत करते हैं। क्यों करते हैं नफरत? क्योंकि वो धूल में लिपटे रहते हैं, वो पसीने में भरे रहते हैं, वो गारा मिट्टी कीचड़ में भरकर अपनी फसलें उगाते हैं, काटते हैं, फिर उनको उठाते हैं। तो इन सब से कामों से अभिजात वर्ग को बहुत ही नफरत होती है, वो उपेक्षा करते हैं इनसे, और उनको ये नहीं पता कि जो उगाता है वो वही तो वो खाते हैं। ठीक है। तो किसान सबकी उपेक्षा सहकर सबसे अपनी मिट्टी से प्यार करता है और अपने परिश्रम से अन्न पैदा करता है, और उसके हाथ पैर मुंह आदि पर जो छाई धूल होती है वह उसके मेहनती होने का प्रमाण है, सबूत है। तो वह ऐसा हीरा है बेटे जो धूल से भरा हुआ हीरा है, जो जैसे कि हीरा अपनी कठोरता के लिए जाना जाता है, जो हथौड़े की चोट से भी नहीं टूटता, इसी प्रकार से भारतीय किसान भी कठोर परिश्रम से नहीं घबराता है, इसलिए वह अटूट है, अनमोल है। समझ आ गया बेटे? आगे ये पीछे फोर्थ क्वेश्चन जो था बेटे, नहीं ये नहीं छुड़वाया मैंने 50 से 60 शब्दों में फिफ्थ प्रश्न छुड़वाया था, धूल धूली धूली धूरी गोधूली। ये फोर्थ प्रश्न जो है दोबारा से इधर आ जाइए 25 से 30 शब्दों में, कि श्रद्धा भक्ति और स्नेह की व्यंजना के लिए धूल सबसे अच्छा कैसे है।
ये तो बहुत आसान है बेटे। जैसे धूल के समान लोग कहते हैं कि कोई भी तुच्छ नहीं है, ये धूल सबसे गंदी है, ये गंदा कर देती है, लोग ये कहते हैं। लेकिन बेटा मिट्टी जो अखाड़े में दाम जब सती जो होती है वह धूल को माथे से लगाती थी, उसके प्रति अपनी भक्ति प्रकट करती है। वीर योद्धा धूल को आंखें से लगाकर उसके प्रति अपनी श्रद्धा जताते हैं। और जैसे यूलिसिस है, उसने विदेश में लौटने के बाद उसने भी अपने देश में, जो विदेशी था, और उसने अपने देश में लौटते हुए अपने देश की मिट्टी के प्रति स्नेह व्यक्त करने के लिए, उसका देश कौन सा था यूलिसिस का? इथाका। तो उसने इथाका की धूली को भी चूमा था। हमारे देश में तो चूमते ही हैं, लेकिन यूलिसिस ने भी इथाका की धूल को चूमा था। तो इस प्रकार से धूल श्रद्धा, भक्ति और स्नेह व्यक्त करने का सबसे उत्तम साधन है। ठीक है, तो अब है 50 से 60 शब्दों में 5वां प्रश्न है। ये 5वां प्रश्न बेटा, हाँ 5वां प्रश्न जो है धूल धूरी धूरी, ये नहीं, ये छुड़वाया था आपको। तो आज तक इतना ही काफ़ी है बेटे। कल से प्रश्न 6 से करवाएंगे धूल पाठ का मूल भाव। तब तक के लिए आपने सभी रिवाइज करने हैं, लर्न करने हैं। ठीक है बेटे।